हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9 के लिए ये केमिस्ट्री क्लास है। आपको देखना है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में समझना है। ये वीडियो बन चुका था पर कोई खराबी होने के कारण वो बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है नहीं सुनाई पड़ रहा है, इसलिए पुनः दोबारा इसको बनाना पड़ रहा है। देखिए, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग दोनों एक ही बात है ना। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग किसका होगा? किसी सॉलिड का होगा, है ना। और यह है क्या वास्तव में? द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of the solid at its melting point to liquid without any change in temperature। बिना किसी टेम्परेचर चेंज किए हुए, बिना कोई टेम्परेचर चेंज किए हुए किसी सॉलिड के उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, उसको पूर्णतः वाटर में यानी लिक्विड में चेंज करने में जो अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता पड़ती है जूल्स में, उसे ही लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, अर्थात लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहा जाता है। और हम जानते हैं इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट 3.34 क्या है 3.34 इंटू 10 to the power 5 ये जूल्स जो है, ये है ना, ये जो होता है इतना जूल्स जो है, जूल्स हीट एनर्जी, ये ही होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, है ना। तो इतना हीट चाहिए, 3.34 into 10 to the power 5 joules of heat energy is required to melt completely of 1 kg of ice at its melting point which is 0 degree Celsius। तो यह है ना, ऐसा समझना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट से यह पाया गया है कि 1 kg बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः द्रव में परिणत करने के लिए हमें 3.34 into 10 to the power 5 joules of heat energy की आवश्यकता पड़ती है, जो है ना बर्फ का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। समझ गए? तो द लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 3.34 into 10 to the power 5 joule पर किलोग्राम, यानी कि क्या हुआ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये आइस जो है ये क्या होगा, ये आपको होगा ये बराबर 3.34 into 10 to the power 5 joules, जूल्स पर केजी, ये होगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ये होता है ऐसा, ये एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन है, एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया गया है ना। दिस लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज फाउंड बाय द एक्सपेरिमेंट, है ना। इस तरह से वी हैव जस्ट सीन दैट व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स ऑन हीटिंग, सॉलिड कब मेल्ट करेगा? जब उसे गर्म करेंगे तब। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स ऑन हीटिंग इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, इसका टेम्परेचर सेम रहता है मेल्ट करते समय। और यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेयर डज द हीट एनर्जी गो, यह हीट एनर्जी कहाँ चला जाता है? तो कहता है एक्चुअली दिस हीट एनर्जी इज यूज्ड अप
in changing the state of the solid substance by overcoming the force of attraction between its particles. मतलब एक्चुअली यह जो हीट एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं 1 किलोग्राम बर्फ को जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर है, उसको हम कितना हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो यह हीट एनर्जी कहाँ चला जाता है? क्योंकि जिसमें बर्फ पिघलते रहते हैं तो थर्मामीटर का ये टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं होता है, टेम्परेचर तो राइज नहीं होता है। तो फिर ये जो हीट एनर्जी गया बर्फ में 1 kg ऑफ आइस में जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो यह हीट एनर्जी कहाँ चला गया? तो यह हीट एनर्जी जो है वो उस बर्फ को, यानी बर्फ जो सॉलिड सब्सटेंस है ना, तो उस सॉलिड सब्सटेंस के बीच जो ये मॉलिक्यूल्स है ना, यानी पार्टिकल्स जो है, उस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है, उन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो जाता है। तो ओवरकम करने में चला गया, खर्च हो गया, है ना। इसको समझना है और क्लियरली हम समझ सकते हैं। We will now discuss why the temperature of melting ice does not rise even though heat is being supplied continuously. टेम्परेचर जो है आइस का वो राइज नहीं होता है जबकि हम लगातार हीट एनर्जी आइस को सप्लाई करते रहते हैं। So this can be explained as follows. कैसे? Ice is a solid substance, very well. So the particles of ice attract one another with a strong forces. We know very well that molecular intermolecular forces are stronger than in the solid than liquids and gases. So the intermolecular forces with a strong intermolecular forces, particles are together and packed together. These forces of attraction hold the particles closely packed in solid ice. The heat which we supply to ice during melting is all used up to overcome the forces of attraction between ice particles so that they become somewhat loose and form liquid water. यानी जो हमने हिट दिया वो सारा हिट खर्च हो गया। जो स्ट्रॉन्गर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड आइस के पार्टिकल्स के बीच लिक्विड वाटर के बनस्पत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेज अट्रैक्शन जो है उस फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो जाता है। एंड दिस हीट डोंट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। यह हीट एनर्जी जो है यह बर्फ के, है ना, पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में खर्च नहीं हो पाता है। वो तो बर्फ के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने में खर्च होता है। सो देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर, है ना। So we can say that no rise in temperature takes place during the melting of ice. But when all the ice has melted to form water, जब संपूर्ण बर्फ जो है पूरा का पूरा 1 kg बर्फ पूरा मेल्ट हो गया, further heating increases the kinetic energy of water particles due to which the temperature of water starts शार्पली। तो हम देखते हैं कि फर्दर क्या होता है कि जब सारा बर्फ पिघल के वाटर बन गया तो अब जो हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो हीट एनर्जी अब बर्फ तो है नहीं, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने की जरूरत नहीं है। तब फिर वाटर के पार्टिकल्स को, वाटर के मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में खर्च होगा जो अब हम हीट सप्लाई करेंगे। और वही हीट एनर्जी क्या करेगा? वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस के बाद 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना। इस तरह से बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस पर चला जाएगा और फिर वहां पर जाके फिर स्टॉप हो जाएगा। तो वहां वो जो फेनोमेनन है उसके बारे में हम दूसरे दिन पढ़ेंगे। उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन,
and I think that this much is enough to all of you. Okay, thanks to all of you.